अगेन इसी सीरीज़ में आगे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, कुछ हम PYQs क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। इन्हीं के साथ साथ ही हम कंपटीशन मतलब कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज। ये इकोनॉमिक्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? इस स्टैगफ्लेशन के बारे में पूछा गया है। नाउ एनीवन प्लीज ट्राई टू आंसर इट। क्या लगता है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन है क्या? कोई बच्चा? 3 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देखना। एक तो है इन्फ्लेशन, पहले ऑप्शन में है लो इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई कम है। बाकी के 2 ऑप्शन में बोल रहा है स्टैगफ्लेशन में महंगाई होती है, दूसरे में भी ज़्यादा बोल रहा है, तीसरे में भी ज़्यादा बोल रहा है, चौथे में बोल रहा है फिर महंगाई कम होती है। इधर देखेंगे, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी रिलेशन है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। और तीसरा यहाँ पे बोला गया है ग्रोथ। इस ग्रोथ का मतलब है आपका GDP ग्रोथ रेट। एक कॉन्सेप्ट होता है GDP, अगर आप सभी लोग पहली बार सुन रहे हैं, मान के चलिए कि पूरा देश मिलके कितनी मूल्य की वस्तुएं और सर्विसेज बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? GDP। ठीक है, मान लीजिए पूरे भारत के लोग मिलके एक साल में जो गुड्स और वस्तुएं बनाते हैं उसकी वैल्यू 4 ट्रिलियन है, तो भारत की GDP कितनी है? 4 ट्रिलियन डॉलर। समझ में आया? मान लीजिए अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट मिला के हर साल में 500 करोड़ की गुड्स, वस्तुएं प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, तो अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट की GDP कितनी है? 500 करोड़। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा की भी GDP होगी, उत्तर प्रदेश की भी होगी, हमारे देश की टोटल मिला के भी होगी। तो वो GDP हमेशा स्टैटिक नहीं होती है, GDP बढ़ भी सकती है और GDP कम भी हो सकती है। अगर GDP आपकी बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं GDP ग्रोथ या GDP ग्रोथ रेट। तो स्टैगफ्लेशन में इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। महंगाई का कॉम्बिनेशन होगा, या तो महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। दूसरा तुम्हारा कॉम्बिनेशन होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। अगेन बेरोजगारी बढ़ रही हो सकती है या घट रही हो सकती है। और तीसरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा तुम्हारा ग्रोथ का। तो इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। तो जिस देश में स्टैगफ्लेशन होता है उस देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? महंगाई होती है। दूसरा ये शब्द से मिलकर बना है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब आप मान के चलिए कहीं पे रुकावट, स्थिरता, कोई चीज रुक गई है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? GDP ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहा है। तो स्टैगफ्लेशन किसी भी देश के बारे में उस स्थिति को बता रहा है जहां पे रेट तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस देश में प्रोडक्शन या तो रुक गई है या प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। ठीक है, या प्रोडक्शन जिस रेट से पहले बढ़ रही थी उसकी बढ़ने की दर क्या हो गई है? कम हो गई है। तो एक कॉमन सेंस वाला बच्चा ये मान के चलेगा स्टैगफ्लेशन में भाई महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरा, स्टैगफ्लेशन में GDP जो आपकी ग्रोथ थी वो कम होती जा रही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या कम होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिए तो इसमें क्या होगा? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, इन्फ्लेशन हाई होगी, ग्रोथ लो होगी और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? हाई होगा। तो इसका आंसर है आपका सेकंड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें कुछ बताया गया, आप देखोगे क्या होता है आपका इस स्टैगफ्लेशन के द्वारा। इन्फ्लेशन बढ़ती है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जब भी महंगाई बढ़ रही है, तो होता क्या है? हम सभी लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब ये परचेजिंग पावर क्या होती है समझिएगा। पिछले महीने मान के चलिए आपकी सैलरी 50,000 थी, इस महीने भी आपकी सैलरी 50,000 है, लेकिन पिछले महीने इन्फ्लेशन केवल 5% थी, इस महीने 15% हो गई है। तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे तो 50,000 आ रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे खर्चे हैं, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं तो खर्चे क्या हो गए हैं? तुम्हारे बढ़ गए। मतलब अब तुम इस 50,000 रुपए से सेम वस्तुएं नहीं खरीद सकते। समझ में आया? पहले मानिए कि लेट्स से मिल्क आपका रेट था 50 रुपये पर लीटर रेट था, अब ये 70 रुपये पर लीटर हो गया है। तो पहले एक 50 रुपए के नोट की पावर थी कि वो 1 लीटर दूध परचेज कर सकता है, लेकिन महंगाई बढ़ने पे अब जब 70 लीटर मार्केट का रेट हो गया है, क्या वो एक 50 रुपए का नोट 1 लीटर दूध परचेज कर सकता है? नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी महंगाई होती है हमारी जो करेंसी की परचेजिंग पावर है और जो हमारी परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपने आमतौर पे सुना होगा कि यार
आज के टाइम में तो 20,000, 30,000, 50,000 की सैलरी में भी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समझ में है? तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरा होता क्या है, आप देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब देखिएगा महंगाई बढ़ी तो लोग जो पहले ज़्यादा खरीद सकते थे अब कम खरीद रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपके देश में जो जीडीपी है, जो प्रोडक्शन का दर है, वो भी कम हो रहा है। तो इन दोनों का असर हो क्या होगा, आपके देश में मांगे क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। समझ में आया? तो ये सारा किसका इफेक्ट है? स्टैगफ्लेशन का इफेक्ट है। और स्टैगफ्लेशन ये बड़ी एक यूनिक सिचुएशन है। इसको अगर आप टैकल करोगे ना तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। बताता हूं कैसे। अगर तुम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, अपने देश में से पैसे को कम करोगे। ये काम कैसे करता है बताऊंगा मैं। आपको लगेगा लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा है इसलिए महंगाई हो रही है, तो लोगों के हाथों से पैसा कम करो। जब तुमने लोगों के हाथों से पैसा कम करा, महंगाई तो कम हो गई, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा है वो और कम हो जाएगा। समझ में आया? अगर तुम जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए मार्केट में पैसा पंप करोगे, सस्ते रेट पे लोन दोगे, सरकार ज्यादा खर्चा करेगी, तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब कोई भी एक देश स्टैगफ्लेशन में आता है, उससे बचना उस देश के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर अ कंट्री। ओके। तो अगेन ये आपका एसएससी सीपीओ में आई गेस ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ओके। नेक्स्ट है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आया हुआ अगेन एसएससी सीपीओ। सीपीओ का एग्जाम आप सभी को पता है, सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट, इसमें आप जाते हो। तो क्वेश्चन वाज दैट, ओके, क्वेश्चन वाज दैट देयर इज अ टैक्स, एक टैक्स था और उस टैक्स का नाम था जजिया। इस टैक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है कि ये पहली बार किसने लगाया, फिर ये एक किंग ने हटा भी दिया, फिर दूसरे ने फिर आके लगा दिया। तो सुनिएगा, जजिया एक टैक्स था और ये टैक्स लगता था आपका नॉन मुस्लिम लोगों पे। देखिए पहले के टाइम में राजा महाराजा क्या करते थे, या तो वो जो लोगों का धर्म है उसको ये अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है, जो बहुत लिबरल होते थे। दूसरे राजा महाराजा क्या करते थे, जो अपना धर्म है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते थे। कुछ राजा महाराजा ऐसा भी करते थे। तो आपका जो धर्म है आप उसको प्रमोट करने की कोशिश करोगे। कैसे आप उसको प्रमोट करोगे? एक तो रास्ता हो गया वायलेंट, फोर्सफुली लोगों से बोलोगे इसको अपनाओ, लेकिन सारी जगह पे इसको लागू कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता था, शायद लोग तुम्हारे खिलाफ विद्रोह भी कर दें। एक और स्मार्ट तरीका था, आप क्या करोगे, लोगों से बोलोगे जो भी धर्म फॉलो करना है फॉलो करो, लेकिन अगर आप मेरे धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को फॉलो करोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यही किया। उसने जो अपना धर्म था उसको प्रमोट करने के लिए बोला कि भाई मेरे धर्म को अडॉप्ट करो। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप मेरे धर्म से नॉन इस्लाम, अगर आप कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स क्या है? जजिया। तो कोई भी व्यक्ति आप देखिए ना, एक गरीब व्यक्ति है, वैसे ही हालत उसकी खराब है, अब अगर उसको अपना धर्म प्रैक्टिस करने के लिए टैक्स भी देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी एक थॉट आएगा, एक बार वो सोचेगा, क्योंकि डेफिनेटली आर्थिक कंडीशन बहुत सारे लोगों की सही नहीं है। तो जजिया इन्होंने नॉन इस्लामिक लोगों पे लगाया अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आपका पहली बार लगाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद गौरी के बाद में जब पहली स्लेव डायनेस्टी आती है तो उसके ये सुल्तान थे। सुल्तान वर्ड पहली बार हमने तभी यूज़ किया था। तो कुतुबुद्दीन पहले ये आपका इस टैक्स को लेके आता है, पहली बार ये इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है जजिया को। इसके बाद आप देखिएगा आज भी बहुत सारे लोग अकबर को सपोर्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है इन्वेडर थे, बाहर के लोग थे, लेकिन अगर आप अकबर को देखोगे उसकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव थी, वो सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखता था। तो अगर आप अकबर की पॉलिसीज पढ़ोगे, वो रिलीजन को लेके टॉलरेंट था। उसको मतलब ये था कि अगर कुछ लोग मेरे धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को भी अपनाना चाहते हैं, किसी दूसरे धर्म को भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे अकबर ने इसको हटा दिया। तो पहले किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाद में अकबर इसको हटा देता है। बट फाइनली फिर एक और आता है औरंगजेब, और औरंगजेब इस आपके जजिया टैक्स को वापस लेके आता है। औरंगजेब रिलीजियसली बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट था, वो सिर्फ अपने धर्म को प्रमोट करता था, चाहता था कि सारे लोग एक ही धर्म को फॉलो करें। तो जजिया को लेके आपको ये 3 ही पॉइंट याद रखने हैं एटमेक्स। तो ये आपका 2017 में अगेन एक PYQ है, SSC CPO में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हु अबॉलिश जजिया टैक्स, तो किसने अबॉलिश किया है? आंसर क्या है आपका? अकबर। बेटा अबॉलिश हटाया है, किसने हटाया था? अकबर ने। औरंगजेब ने तो वापस लगाया, और पहली बार किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है? ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अब आज हम सभी लोग करंट अफेयर्स में भी आप इसको पढ़ोगे, हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये किस डेट को हम फॉलो करते हैं। आप देखिएगा, हम किसी भी डेट को कोई भी इवेंट फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल यूथ डे है या नेशनल आपका स्वच्छ भारत दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, कुछ भी डे है, कोई ना कोई हिस्टोरिक पर्सनैलिटी उससे अटैच होगी या उस डेट की कुछ ना कुछ हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस होगी। रैंडमली हम चूज नहीं कर लेते हैं कि चलो 11 रख लो, 12 रख लो, देयर हैज टू बी अ सर्टेन सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू दैट डे। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक बार पहले इस प्रवासी भारतीय दिवस की हम एक हिस्ट्री एक बार जान लेते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये ऑल इंडिया कांग्रेस ने लगाया हुआ था, अपने ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, 9 जनवरी को, इस डेट को। साल था 1915, महात्मा गांधी वापस आते हैं। कहाँ से वापस आते हैं? साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए वो बड़े आंदोलन लड़ते हैं और साउथ अफ्रीका के लोगों को कहीं ना कहीं वो उनके जो अधिकार थे उनको न्याय दिलाते हैं। अब ऐसा नहीं था कि ये बात सिर्फ साउथ अफ्रीका तक लिमिटेड थी, बहुत सारे हम भारत में बैठे हुए भी लोगों को लग रहा था कि देखो एक व्यक्ति भारत से ज़्यादा है अफ्रीका में और अफ्रीका के लोगों की हित की लड़ाई लड़ता है और कहीं ना कहीं वो इस लड़ाई में सक्सेसफुल भी होता है। तो ये था। अब जब गांधी जी हमारे देश में वापस आते हैं, भारत में वापस आते हैं, तो उस समय लोगों को पहले से ही पता था गांधी जी वॉज अ हीरो। बहुत सारी उम्मीदें थी कि गांधी जी अगर हमारे देश में आएंगे कुछ ना कुछ चेंज लेके आएंगे, हमें आज़ादी दिलाएंगे, हमारा ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, गांधी जी इसमें कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन लड़ेंगे। तो गांधी जी आपका 9 जनवरी 1915 को आते हैं और बाद में हमने देखा, आज़ादी के बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में नहीं रहते, शायद इस देश की उनके पास नागरिकता भी नहीं है और बाहर ही रहते हैं, लेकिन इस देश के बाहर रहते हुए भी वो इस देश के सामाजिक सुधार के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो इस देश से बाहर बैठे हुए भी इस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सामाजिक न्याय व्यवस्था में हेल्प करते हैं, उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। उस इवेंट का नाम क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो यू में आज 3-4 कैटेगरी के देखिए इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो प्रवासी भारतीय दिवस किस डेट को था? सिंपल है, इस डेट की सिग्निफिकेंस क्या थी? इस डेट को महात्मा गांधी आपके वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तीसरा इसमें फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ सकता है। आप देखिएगा कि 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने इस बार डाला हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये, जो इस साल हमने सेलिब्रेट किया है। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी के बीच में 2023 इंदौर में सेलिब्रेट किया गया था। तो ये तीसरा चौथा फैक्टर आप देखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इंदौर में सेलिब्रेट हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था, दिस वाज 17th प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट, अब ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स थोड़ी पहले पढ़ रखी होगी वो आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज इकोनॉमिक्स का ये अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पहला तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज कर दें, कैश रिजर्व रेशो को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ मान लीजिए हम कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज करते हैं तो उस देश में क्रेडिट क्रिएशन में क्या असर होगा। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है, आप मान के चलिए कि जिस देश में जितना ज्यादा आप लोन पे पैसा बढ़ता है उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है, अगर आप CRR को कम कर देते हैं उस देश में लोन बांटने में वृद्धि होगी या नहीं होगी। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब तक आपको ये CRR का कॉन्सेप्ट नहीं पता आप इसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, ये CRR होता क्या है, कैश रिजर्व रेशो होता क्या है। ओके, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देखिएगा। अच्छा, आप एक चीज बताइए सिंपली, आप सभी लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं। जब भी आप बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी को बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, व्हाट इज दी ट्रस्ट, व्हाट इज दी बेसिक, व्हाट आई से, आप किस बेसिस के ऊपर उस बैंक में पैसा जमा कराते हैं, क्या ट्रस्ट है। लाखों करोड़ों रुपए आप जमा कराते हैं, लोग जमा कराते हैं उस बैंक में, क्या ट्रस्ट है, किस बेसिस पे उस बैंक में वो पैसा जमा कराते हैं। मैं बैंक खोल के बैठ जाऊं यहाँ पे, विकास बैंक, पैसे जमा कराओगे?
मेन तुम्हारा ट्रस्ट क्या है, दिस बैंक इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो जितने भी लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं उनके पैसों को आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है। आरबीआई ध्यान रखता है कि ये पैसा सेफ है नहीं, बैंक कहीं ऐसी जगह तो लोन पे पैसा नहीं दे रहा, इनका पैसा फंस तो ना जाए। तो बैंक आरबीआई प्रॉपर सारे बैंकों को रेगुलेट करता है कस्टमर्स के पैसे की सुरक्षा के लिए। तो यहां पे देखिए आरबीआई क्या करता है, भारत में जितने भी बैंक है वो अपने कस्टमर से जितना भी पैसा डिपॉजिट लेते हैं उसका कुछ प्रतिशत सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को किसके पास जमा कराना होता है, आरबीआई के पास जमा कराना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो। आप मान के चलिए कि आईसीआईसीआई को 100 करोड़ की डिपॉजिट आई। अब इस 100 करोड़ की डिपॉजिट में से आईसीआईसीआई कुछ सर्टेन पैसे को कहां पे भेजेगा, आरबीआई के पास भेजेगा, एज अ सिक्योरिटी भेजेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, CRR। अब वो कितना परसेंटेज भेजेगा वो हमें देखना होता है, CRR कितना होगा। आज की डेट में अगर आप देखें तो CRR 4% है, कोविड से पहले भी ये 4% था, लेकिन कोविड के दौरान ये 3% हो गया था। अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, CRR होता क्या है। नाउ टेल मी वन थिंग, CRR को बढ़ाने या घटाने से फर्क क्या पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए बैंक के पास जितना भी पैसा आया, 100 करोड़ आया, 100 करोड़ में से 4 करोड़ कहां पे चला गया, आरबीआई के पास। अब उसको लोन पे देने के लिए कितना पैसा बचा, 97 में से 18-20 और भी निकाल के रखना होता है, पढ़ेंगे कभी उसको, वो SLR होता है। बात यह है कि जितना तुम CRR बढ़ाओगे बैंक के पास वापस लोन पे देने के लिए पैसा क्या बचेगा, कम बचेगा। आप मान के चलिए ना आरबीआई इसको मान लो 40% कर दे, करेगा नहीं, अनसाइंटिफिक है बट समझने के लिए मानिए। अगर आरबीआई CRR को 40 कर देता है तो बैंक के पास वापस देने के लिए पैसा कितना बचा, 60 करोड़ बचा, 20 उसमें से एक और रिजर्व में चला जाएगा तो कितना बचा, 40 ही बचा। लेकिन अगर आरबीआई इसको 1 कर देता है तो कितना बचा, 20% SLR के लिए गया तो ज्यादा बच गया। समझ में आया। तो आरबीआई जब CRR को बढ़ाता है, बैंक की लोन देने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। और जब आरबीआई CRR को घटा देता है तो बैंक की लोन देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए 2020 में जब हमारे देश में कोविड अनलॉक होना स्टार्ट हुआ सितंबर अक्टूबर में, तो उस समय क्या था, मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा नहीं हो रही थी, लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, बैंकों के पास पैसा कम था, लोगों के पास भी एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं था। तो आरबीआई ने CRR कम कराया। जब CRR कम हुआ तो बैंक के पास लोन देने की कैपेसिटी बढ़ गई, बैंक ने ज़्यादा पैसा लोन पे दिया होगा, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में घूमा होगा और हमारे देश में एक इकोनॉमिक ग्रोथ आया होगा। समझ में आ गया। तो ये आपका CRR है। तो अब इसका आंसर आई गेस आप इजीली कर सकते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेस, क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीजेस। क्लियर है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो वाइस वर्सा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया CRR क्या होता है। भारत में सभी बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ भाग आरबीआई के पास जमा कराना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो। डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे क्वेश्चन है और यहाँ पे कई तरीके की बेरोजगारी के बारे में पूछा गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब उनसे पूछा गया है ये कौन सी तरीके की बेरोजगारी है। तो यहाँ पे 4 तरीके की बेरोजगारी है। इन 4 तरीके की बेरोजगारी को मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ साथ। अगली बार वो कोई और आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रक्चरल कैसी होती है, फ्रिक्शनल कैसी होती है, सीजनल कैसी होती है, साइक्लिक चक्रीय बेरोजगारी कैसी होती है। मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आपको समझाऊंगा, समझ में आ रहा है। ओके, पहला देखिए सबसे सिंपल है सीजनल। सीजनल बेरोजगारी क्या होती है। आप देखिए हमारे देश में यहाँ पे फार्मर का एग्जाम्पल है। एक फार्मर है और उसके पास मान लीजिए अच्छी खासी जमीन है। नॉर्मल फार्मिंग में एक किसान को 365 में से कितने दिन का काम मिलता है, लगभग 220-30 दिन का। बाकी के दिन उसके पास करने के लिए काम नहीं होता है। तो फार्मिंग 365 दिन का काम नहीं है, 220-30 दिन में आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी के समय वो क्या करे। चलो फार्मिंग एक एग्जांपल है। दूसरा आप एग्जांपल देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री में है, तो हमारे देश में उसका एक ही सीज़न आता है, उस समय सेल बढ़ती है। बहुत सारे लोग लेट से कुछ फूड आइटम है जो विंटर में ही आते हैं, उनको बनाने से रिलेटेड है। या आप एक चीज़ देखोगे ना, शादी ब्याह के दौरान, ये वेडिंग सीजन आ रहा है तो बहुत सारे लोग हैं, टेंट वाला है, केटरर्स है, तो बहुत सारे लोगों को इस दौरान तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन साल के बाकी सालों में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट
नहीं मिलता है। तो हमारे देश की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो सीजनल है, एक ही सीजन में चलती हैं, तो उन व्यक्तियों को जो उस सेक्टर में है उस सीजन में तो रोजगार मिल जाता है, बाकी में रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? ओके। एक दूसरा है तुम्हारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, आज वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है और उसने जॉब अपनी छोड़ दी, ठीक है, आज उसने जॉब छोड़ दी, अब उसको नई जॉब को मिलने में 2 महीने का टाइम लग गया। तो इस 2 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट को तुम कौन सी कैटेगरी का अनएम्प्लॉयमेंट बोलोगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? एक जॉब छोड़ के जब आप दूसरी जॉब पकड़ते हो, बीच में जो पीरियड है जो आपका बेरोजगारी का वो 2 महीने है, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा आपका हो गया साइक्लिक। साइक्लिक देखिए, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमेशा ग्रो करता जा रहा है, हर एक देश की साइकिल है। अमेरिका का भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, 1930 में अमेरिका में डिप्रेशन आया, 1970-80 में फिर अमेरिका में दोबारा से मंदी आई, 2008 में फिर दोबारा से अमेरिका में मंदी आई। तो कोई भी देश हमेशा ऐसा ग्रो नहीं हो रहा है, अमीर 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 होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक बार वो ग्रो होता है, फिर थोड़ी सी मंदी आती है, फिर ग्रो होता है। तो किसी भी देश की ग्रो होने की एक बिजनेस साइकिल होती है। जब तेजी वाला पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं बूम पीरियड, और जब मंदी वाला पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं रिसेशन। तो किसी भी देश में जब बूम पीरियड होता है उस दौरान वहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है। और किसी भी देश में जब रिसेशन वाला पीरियड होता है, किसी भी देश में जब थोड़ी सी मंदी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट वाला पीरियड। तो किसी भी देश की बिजनेस साइकिल से जब वो देश रिसेशन में आता है उस दौरान का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसी में किसी व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं है, हर देश में। अब आप देखिए ना, चाइना का एक समय पे ग्रोथ रेट 15% के आसपास था। किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में 15% के आसपास आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमारे देश की हिस्ट्री में हम 10% तक पहुंचे, 15% का तो अभी हमने टारगेट ही सेट नहीं करा है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक देश में डिसीजन लेने में देरी होती है, बहुत जल्दी तुम डिसीजन नहीं ले सकते। डेमोक्रेटिक कोई बड़ा देश 15% के रेट से ग्रो करे वो इतना आसान नहीं है। आप देखिए, इस बार भारत का ग्रोथ रेट लगभग 7% के आसपास था, 6.5 से 7% के आसपास था। और भारत बड़े देशों में, बड़ी अर्थव्यवस्था में दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो होने वाला देश है। बाकी देश तो इस रेट से ग्रो ही नहीं हो रहे। चाइना एक समय 12-15 रेट से ग्रो हो रहा था, आज की डेट में चाइना का ग्रोथ रेट 6% के आसपास है। शायद उसमें भी चाइना डेटा मैनिपुलेट कर रहा है। तो चाइना का 5 भी हुआ, 4 भी हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 के समय में तो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा, आज बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग जो देश में मंदी आने से बेरोजगार हुए हैं उसको हम कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? पता है क्या है? देखिए, एग्जाम में यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये वाला भी अगेन एसएससी सीपीओ का ही क्वेश्चन है, 2017 वाला है, और ये अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें ये एग्जाम्पल कोई दूसरा डाल दे, तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। एंड फिर आपका होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? आप सभी लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। तो पहले देखिए, लोग हाथ से कैलकुलेशन करते थे, कंप्यूटर आया, तो क्या कंप्यूटर के आने से हजारों लोगों की जॉब गई होगी? गई होगी। पहले रोबोटिक्स काम नहीं करते थे, आज की डेट में फैक्ट्रियों में रोबोटिक्स काम करते हैं। क्या रोबोटिक्स के आने से लोगों की, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई होंगी? गई होंगी। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। अब आप देखिए, आप एक वेब बनाना चाहते हैं, आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, पहले एक व्यक्ति 5 घंटे की कोडिंग कर रहा है वेब पेज बनाने के लिए। आज की डेट में एक वेबसाइट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप बताइए आपको ऐसा वेब पेज चाहिए, 2 मिनट में कोडिंग करके दे देगा। तो जो बहुत सारे लोग कोडिंग करते थे उनकी जॉब यहाँ पे चली गई। तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आने से कुछ लोगों की जब जॉब जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब किसी देश का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। तो समझ में आपको आया? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है चारों कैटेगरी के अनएम्प्लॉयमेंट? तो एक बार अब इसको पढ़ो और इसका मुझे आंसर दो, सिंपल है। तीस सेकेंड का समय, ट्राई करो, ट्राई करो जो भी है। बताइए कौन सा है ये?
तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी बोला है ना, हाँ तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो कौन सा आएगा ये? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके नेक्स्ट। ओके अब आप सुनिएगा, इफ मनी सप्लाई ग्रोथ, अब ये भी अगेन कॉन्सेप्चुअल है, पहले एक बार बताइए इसको पढ़ो पहले, कितने लोगों को समझ में आया लेट्स से। और समझाना ऐसा है कि समझा पाओ, ठीक है ना, आंसर पे सही पहुंचना गैस से नहीं, आप समझा पाओ कि हाँ सर ये समझ में आया। 30 सेकंड का समय है। अब बेटा पढ़ के बताओ भी सारा, 30 सेकंड का समय, जल्दबाजी मत। चलो इससे पहले मैं तुम्हें 2-3 न्यूज़ सुनाता हूँ, इसको देखिएगा। पहले यहाँ पे 2 बेसिक चीज़ें समझो। इफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई समझ में आता है, इस क्लास में हम बैठे हुए हैं, कुछ कैश होगा हम सारे लोगों पे मिला के, कम होगा, ठीक है, किसी की जेब में 500 रुपये, किसी की में 10,000 है, ऐसा है 10,000 वाला कोई नहीं है, किसी की में 500 रुपये, 10,000 है, ओके जो भी हो, चलो ज़्यादा है तो क्या करने के लिए लेके आए हो? या पार्टी वार्टी देनी है तो बता दो, सारे लोग तैयार बैठे हैं, अभी ऑर्डर कर देंगे। ओके ठीक है, वेरी गुड, फिर तो क्लास में क्यों ले रहे हो, आराम से सेलिब्रेट करो। ओके सुनिए, चलो हम सभी लोगों के पास कैश है, इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा के सारे लोगों के पास कैश है, इस देश के सारे लोगों का कैश कलेक्ट कर लो, तो पूरे देश में कितना कैश है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई, ठीक है, और वो कितना कैश सर्कुलेट हो रहा है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इन्होंने पूछा है फास्टर देन, जाने दो, जीडीपी ग्रोथ। एक तो हो गया देश में कैश कितना है, दूसरा देश में प्रोडक्शन कितनी हो रही है, समझ में आया? मान लीजिए इस कॉमर्शियल बेल्ट में पूरी में जितने भी रेस्टोरेंट है वो सारे मिला के उनका जो बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक है उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो आज सारे रेस्टोरेंट की जीडीपी कितनी है? 1 करोड़। फिर बहुत सारी सर्विसेज वाले भी है, बैंक आपको सर्विसेज देते हैं, समझ में आया? तो पूरे देश में एक तो कैश हो गया और दूसरा उस देश ने कितने की जीडीपी प्रोड्यूस की। अब इन दोनों के बढ़ने या घटने को लेके सवाल है, तो पहले 2 न्यूज देखेगा, फिर शायद आप अच्छे से समझा पाओ। यहां पे देखिएगा, ये 2016 का डेटा है, द सेंट्रल बैंक आरबीआई का डेटा ये बता रहा है कि हमारे देश में 4 नवंबर 2016 को कितना कैश था? 17.7 लाख करोड़। ये डेटा समझ में आ रहा है कितना बड़ा है? 17.7 लाख करोड़ कि 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, इस तरीके से कितना है? 17.7 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, ओके। अगली अगर आप एक न्यूज पे जाएंगे आपको पता चलेगा, ठीक है, यहां पे अब आप देखिए, यहां पे ये बता रहा है जो भी है, मार्च 2016 में कितना था? 16 के आसपास था। आज हमारे देश में मार्च 2022 में कितना है? 31 लाख करोड़। एक चीज समझ में आई कि हमारे देश में 2016 से 2022 के बीच में जितना कैश हमारे देश में सर्कुलेट होता था वो लगभग डबल हो गया, समझ में? अब डबल में से किस किस के हाथ में कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि तुम कितना टैलेंटेड हो, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, समझ में आया ना? 2016 में बहुत सारे ऐसे लोग थे, उस समय भी बैंक खाते में 10,000 थे, आज भी 10,000 है। बहुत सारे लोग उस समय ऐसे होंगे कि 2 करोड़ रुपए थे, आज 500 करोड़ है, समझ में आए? बहुत सारे ऐसे होंगे उस समय 500 करोड़ होगा, आज 1 करोड़ है। तो ये 31 लाख करोड़ पूरे देश की इकोनॉमी में घूम रहा है। किस बिजनेसमैन के पास, किस फैमिली के पास कितना कितना है, डिपेंडिंग अपॉन तुम क्या करते हो, कितना प्रोड्यूस करते हो, कितना घोटाला करते हो, वो भी है। बहुत सारे घोटालेबाजों के पास भी पैसा है, ओके। पैसे का सर्कुलेशन तुम्हें समझ में आया, 6 साल में बढ़ा। अब दूसरा एक और डेटा देखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि 2023 में हमारी टोटल जीडीपी कितने की थी? 3.7 ट्रिलियन की। ये ट्रिलियन डॉलर है, ये कितना होगा कभी, चलो बताऊंगा, छोड़ो अभी। तो 2023 में हमारे देश की जीडीपी कितनी है? 3.7 ट्रिलियन। इससे पहले का अगर आप एक डेटा देखेंगे तो ये भी बिजनेस टुडे का डेटा है, ये बता रहा है कि हमारे देश की जीडीपी 2014 में कितनी थी? 2 ट्रिलियन की जीडीपी थी। और आज लगभग 2023 में हमारे देश की जीडीपी कितनी है?
3.75 ट्रिलियन की है, यानी कि 2024 आते आते 4 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाएगी। तो कल को अगर मोदी जी इलेक्शन में बोलते हैं कि मैंने इस देश की जीडीपी को दुगना कर दिया है 10 सालों में, क्या ये बात सही है? सही। तो आपने देखा कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, दूसरी जगह आपने देखा कि हमारे देश में प्रोडक्शन भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। समझ में आई? जीडीपी का बढ़ना और कैश का बढ़ना है, दोनों बातें समझ में आई। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब यहां पे सुनिएगा। अच्छा एक चीज बताओ, जितना कैश, जितनी जीडीपी बढ़ रही है उसके कुछ प्रोपोर्शनेट में ही तो कैश को बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि कैश से तुम अल्टीमेटली करते क्या हो? खरीदते हो। क्या खरीदते हो? जो उत्पादन हुआ है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इफ मनी सप्लाई ग्रोथ, जो पैसे का है वो उसका बढ़ना ग्रोथ इज फास्टर देन दी जीडीपी, तो क्या होगा? सुनिएगा, ये बोल रहा है किसी देश में जो उत्पादन जिस रेट से बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेट से क्या बढ़ जाता है? पैसा बढ़ जाता है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे समझ में ना आए, प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ। ग्रेटर नोएडा का एग्जांपल लो। एक तरफ लाखों लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं जिनके पास पैसा बढ़ता जा रहा है, तो प्रॉपर्टी खरीदने वालों के पास अगर पैसा बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ प्लॉट फ्लैट बनाने वालों का फ्लैट वो कितना बना रहे हैं वो बढ़ रहा है। तो इसमें ये पूछा है कि कैश ज्यादा बढ़ रहा है, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उनके पास पैसा ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन फ्लैट जो बन रहे हैं वो इतना नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया? यही तो मतलब हुआ ना, कैश ज्यादा बढ़ रहा है, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, जो कंपनियां फ्लैट बना रही हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ रही है, कैश ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं, सप्लाई उतनी नहीं आ रही है। तो इस केस में क्या होगा? कॉमन सेंसिकल आंसर है। आंसर दो इनमें से मुझे। अरे चारों में से सबको आंसर देना है बेटा, अपना कॉमन सेंस लगा के कुछ भी, कुछ तो आंसर देना है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये बताओ। पिछले साल फॉर्च्यूनर खरीदने वाले 50 थे ग्रेटर नोएडा में, फॉर्च्यूनर बनी भी 50 थी। इस साल फॉर्च्यूनर खरीदने वाले 100 लोग हैं, बनी 60 है, तो फॉर्च्यूनर के प्राइस पे कुछ फर्क पड़ेगा? फॉर्च्यूनर खरीदने वाले 100 हैं, बनी 60 हैं, क्या फर्क पड़ेगा? अरे महंगाई हो जाएगी, सिंपल सा है। बजट तो एक तीसरा चौथा लेवल का इफेक्ट है। सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? महंगाई हो जाएगी। फ्लैट खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, फ्लैट इतने बन नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? महंगाई होगी। नीचे जो दीपू चाय बेच रहा है, कल को मानो आधा ग्रेटर नोएडा इसी से चाय पिए, यहाँ पे मतलब पुलिस को आना पड़े लाइन लगवाने के लिए, तो दीपू के चाय के रेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा लॉजिक है। बजट में पहुंच गए, अब एक्सप्लेन करो बजट में कैसे? ठीक है ना, बजट का इफेक्ट बेटा बहुत दूर का इफेक्ट है। पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट है इन्फ्लेशन, उसके बाद शायद बजट पे कुछ फर्क पड़े, वो हमें लंबे समय में पता चलेगा, लेकिन पहला इफेक्ट क्या है? इन्फ्लेशन। देखिए इकोनॉमिक्स में ये चीज याद रखो, एक चीज इफेक्ट होगी उससे 10 चीज इफेक्ट होंगी, उन 10 चीज से फिर 50 चीज इफेक्ट होंगी। तो इकोनॉमी में किसी भी डिसीजन का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन हम लेते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पहले कौन सा इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा इफेक्ट होने वाला है? महंगाई होने वाली है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। कई बार वो क्या करते हैं ना, इन्हीं सिंपल से क्वेश्चन को लैंग्वेज थोड़ी सी टफ कर देते हैं, तुम्हें लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज वेरी सिंपल। जो बच्चों की पहली क्लास है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आए तो बता देना जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट मान लो कि बहुत सारे मैं फर्स्ट टाइम ही बता रहा हूं। ओके, इसको भी पढ़ो एक बार। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन, एक ये कॉन्सेप्ट होता है व्यापार का संतुलन। अब ये जो व्यापार का संतुलन है, ये डिफरेंस है किस किस के बीच का? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो व्यापार का संतुलन क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? सिंपल क्वेश्चन है अगेन, इसको क्या बोलते हैं आप? क्या है? कितने लोगों को ऑप्शन नहीं लग रहा है? आंसर क्या है? कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे समझा देता हूं ये क्या है। सपोज दिस इज इंडिया, बहुत सारा सामान हम जो बनाते हैं विदेशी लोग खरीदते हैं, हम अपने देश से सामान बेचते हैं, विदेशी लोग पैसा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात किया।
हालांकि निर्यात, हालांकि किसी एक देश का निर्यात, एक देश का एक्सपोर्ट किसी दूसरे देश के लिए क्या है, इंपोर्ट। समझ में आया? तो हम जो सामान इंडिया से बना के बाहर बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। कितने का सामान हमने पिछले साल बेचा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में? $450 बिलियन का। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ रुपए है। तो 8,000 करोड़ रुपए मल्टीप्लाई बाय 450, तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा कितना बड़ा अमाउंट का सामान हमने बाहर बेचा। ठीक है, खुशी की बात है, पर चिंता की बात है हमने सामान मंगा कितने का लिया, $717 बिलियन का। अब एक चीज बताओ, जब आपने $717 बिलियन का सामान मंगा लिया, ये सामान आपने सारा डॉलर में मंगाया, तो इसकी पेमेंट भी किस में होगी, डॉलर में होगी। तो आपको $717 बिलियन पे करने हैं। कैसे पे करोगे? 450 तो आपने यहाँ से पे कर दिए, और बाकी बचा हुआ क्या हुआ, आपका व्यापार का घाटा। तो व्यापार का घाटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट में से क्या घटा दोगे, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट 450 का है, इंपोर्ट 717 का है, तो हमारे देश का व्यापार का घाटा कितना है, लगभग 264। क्लियर है? $264 बिलियन का हम ज्यादा सामान मंगा लेते हैं, बेच नहीं पाते उतना। क्लियर है? अब ये किसी देश के लिए परेशानी की बात यह है कि आपने $264 बिलियन का सामान तो मंगा लिया, इसके लिए पे कैसे करोगे? ठीक है, ये किसी देश के लिए बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पे एक मैं तुम्हें फैक्ट बताना चाह रहा था, हमारा सबसे बड़ा व्यापार का घाटा चाइना के साथ है। अगर आप आज भारत और चाइना का आज का लेटेस्ट अगर आप डेटा देखेंगे, तो भारत ने कितने बिलियन डॉलर का सामान चाइना को बेचा, $15 बिलियन का सामान बेचा, और चाइना से मंगा कितने बिलियन डॉलर का लिया, $98 बिलियन का सामान मंगाया। यानी कि एक्सपोर्ट और में से इंपोर्ट को माइनस करोगे तो $85 बिलियन का सामान हमने चाइना से ज़्यादा मंगाया है। तो दिस इज दी बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का घाटा है हमारा किसके साथ है, चाइना के साथ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक घाटा किसके साथ है, चाइना के साथ है। अब देखिए कितना बड़ा है हमारा टोटल व्यापार का घाटा, कितना है 264, और उसका चाइना के साथ कितना है 85, लगभग 33% के आसपास, 30% से ज्यादा हमारा टोटल व्यापार का घाटा है, उसका 30% अकेला किस देश से है, चाइना से है। तो चाइना इतना ज्यादा हमारे देश में सामान बेचता है, हम तो सिर्फ $15 बिलियन का सामान बेच पाते हैं। और इसको भी जब तुम अच्छे से डिस्कस करोगे पता चलेगा ये सारा कच्चा माल है, और चाइना से जो हम मंगा रहे हैं ज्यादातर हमारा बना बनाया माल है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। ओके, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारा किसके साथ है, चाइना के साथ है। और भारत का एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, लेटेस्ट डेटा है 2022 से 2023 का। अब जो नेक्स्ट हमारे पास डेटा आएगा 23 से 24 का आएगा। 24 फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, मार्च 2024 में। तो मार्च के बाद आप मान के चलिए मई जून में डेटा आएगा नया वाला, जब तक यही डेटा सही है। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनमें से एक व्यक्ति नेता था जिसको एक टाइटल दिया गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फॉर बीइंग द आर्किटेक्ट एंड मास्टरमाइंड ऑफ हिस्टोरिक लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन इन्होंने कराया था, समझाऊंगा मैं लखनऊ सेशन की भी सिग्निफिकेंस क्या थी। यहां पे उस व्यक्ति को क्या बोला गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ब्रांड एम्बेसडर। मतलब ये व्यक्ति हमारे देश में जो हिंदू और मुस्लिम आपस में बटे हुए हैं ब्रिटिश रूल के दौरान, उनको वो यूनाइट करने का काम कर रहा था, और इसने किसमें हेल्प करी, लखनऊ सेशन को सक्सेसफुली होने में। तो इस पर्सनैलिटी का नाम है आपका मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना एक व्यक्ति जिसने पाकिस्तान बना दिया, एक व्यक्ति जो हमारे आज़ादी के आखिरी समय में इतना ज़्यादा सेपरेटिस्ट था, मुस्लिम आइडेंटिटी को लेके इतना ज़्यादा पर्टिकुलर हो गया था। मतलब 2042 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग अल्लाह के नाम पे वोट मांग रही है, उस समय के हालात थे। एक समय इस व्यक्ति को टाइटल दिया गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। ये व्यक्ति इतना सेकुलर था, इतना ये राष्ट्रवादी व्यक्ति था। अर्ली 1915 में 1915-16 के आसपास जिन्ना बहुत नेशनलिस्ट थे, देश के बारे में बात करता था। अभी देखिएगा, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट बोला था, एक मीटिंग में बोल दिया था कि जिन्ना के बारे में कुछ कमेंट्री की थी, तो एक बार उसको पढ़ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ ये क्या है, सुनिएगा। हिस्ट्री में देखो, ये तो एक टाइटल दिया गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसको बोला गया, मोहम्मद अली जिन्ना को। अगेन तुम्हारा PYQ है, मेरा यहाँ पे समझाना है लखनऊ सेशन में क्या हुआ था। लखनऊ सेशन 1916 कांग्रेस का वन ऑफ द सबसे सक्सेसफुल सेशन है, और कहीं ना कहीं कुछ इसमें फेलियर भी था। पाकिस्तान बनने की डायरेक्शन में दूसरी स्टेप थी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना है। ओके,
ओके 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया, सॉरी 1905, ठीक है 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन किया धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। और इस समय आप देखिएगा जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी, इस मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट किया कि ठीक है बंगाल का विभाजन कीजिए, क्योंकि बंगाल का विभाजन करके कहीं ना कहीं ये प्रिविलेज किसको दे रहे थे, मुस्लिम्स को प्रिविलेज दे रहे थे। तो आपको पता चलेगा ज्यादातर मुस्लिम लीडर ने इसको सपोर्ट किया। इवन बहुत सारे मुस्लिम लीडर ने 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया कि आप बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट करो। अब कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि यहां पे तो सर आप देश को बंटवा रहे हो, इस देश के बंटवाने वाले रीजन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब इन्होंने बोला कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे मुस्लिम लीडर ने बोला कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है। आज आप देखिए, आज जो एलिगेशन आप बीजेपी पे लगा रहे हैं, 1905 में डिबेट थी कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, ये मुसलमानों के हितों को कभी रखेगी ही नहीं। और मुसलमानों को अगर अपने हितों के लिए लड़ना है तो उनको अपने लिए अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। और अगले ही साल 1906 में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई मुस्लिम लीग। ये वही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने पाकिस्तान क्रिएट किया। तो हमारे देश में अगर आप हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखोगे, हिंदू मुस्लिम के बीच में अगर आप लड़ाई देखोगे, ऑलरेडी लड़के हमने एक देश तो बंटवा ही लिया, ठीक है। अब यहां पे सुनिए, उसके बाद हमारा स्वदेशी एंड बॉयकॉट आंदोलन हुआ। ये हिस्ट्री में क्या था कभी और बताऊंगा, मैं डायरेक्टली लखनऊ सेशन में आना चाहता हूं। किन्हीं कारणों से ब्रिटिशर्स ने 1911 में बंगाल के पार्टीशन को रद्द कर दिया, 1911 में। और इन्होंने कैपिटल को कलकत्ता से कहां पे शिफ्ट कर दिया, दिल्ली। तो 1911 से पहले दिल्ली कैपिटल नहीं थी, उससे पहले कलकत्ता कैपिटल था। आप में से बहुत सारे लोग अगर आज भी कलकत्ता कभी गए होंगे, आपको लगेगा बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर है, क्योंकि 1911 तक हमारे देश की कैपिटल वही था। तो यहाँ पे इन्होंने 1911 में बंगाल के पार्टीशन को रद्द किया, साथ ही साथ इन्होंने कैपिटल किसको बना दिया, दिल्ली को। अब मुस्लिम्स को लगेगा ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ भी चीट किया है। अब से पहले लॉलीपॉप कौन दे रहे थे, ब्रिटिशर्स दे रहे थे कि आपके लिए हम बंगाल एक अलग राज्य बनाएंगे, अब उन्होंने ही मना कर दिया। तो यहाँ पे हमारे देश के मुस्लिम लोगों को लगा कि भाई हम एक काम करते हैं, जो हमारे अपने धार्मिक मुद्दे हैं उन पे तो चाहे हम अलग अलग लड़ते रहें, लेकिन जो हमारे कॉमन मुद्दे हैं, हम सभी लोग चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स इस देश को छोड़ के जाए, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा पॉलिटिकल हमें पावर दो। तो जो हमारे एक जैसे मुद्दे हैं उसमें हम एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा लखनऊ सेशन में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग कुछ मुद्दों पे एक साथ लड़ने का डिसीजन करती है। यानी कि जो हमारे हिंदू मुस्लिम पहले डिवाइड होते जा रहे थे, लखनऊ सेशन में उन्हें एक मौका मिला एक साथ आने का। और यहाँ पे मुस्लिम लीग एक साथ आ पाई, उसके पीछे एक बंदा रिस्पॉन्सिबल था, वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। यहाँ तक वो नेशनलिस्ट थे, इसके बाद से तो धीरे धीरे करके वो सेपरेटिस्ट ही बनते चले गए। क्लियर है, समझ में। लखनऊ सेशन याद रखोगे, 1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया था कि वो एक साथ मिलकर अपनी पॉलिटिकल बातों को आगे रखेंगे। अब ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बताइएगा। आर्टिकल 17 कई बार मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। हमारे देश में मैंने बहुत बार आपको अनटचेबिलिटी के बारे में बताया। वैदिक पीरियड से ही हमारे देश का जो वर्णा सिस्टम था वो 4 वर्णा सिस्टम में डिवाइड हो गया। और कुछ लोगों के साथ तो हमने बिल्कुल ही अछूत तरीके का विश्वास बिहेव किया। उन लोगों को मंदिरों में आने नहीं देते थे, उन लोगों को पब्लिक प्लेस में आने नहीं देते थे, उन लोगों को जो आपके सोशल गैदरिंग होती थी वहाँ पे आने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी जगह तो ये था कि अनटचेबल्स दिन में आएंगे नहीं, क्योंकि दिन में अपर कास्ट जारी है, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे, इतने भी स्ट्रिक्ट लॉज थे कि अगर ये व्यक्ति अनटचेबल है, लोअर जाति से है, तो आप ज़्यादा कलरफुल कपड़े नहीं पहनोगे, समझे, आपको फीके फीके कलर के कपड़े पहनने। आप, मैंने शायद आपको कई बार बताया, BR अम्बेडकर के एक स्पीच में जिक्र था कि महाराष्ट्र में एक जगह अपर कास्ट आके लोअर कास्ट को जाके पीटती है, उनके अगेंस्ट वायलेंस करती है। और लोअर कास्ट ने किया क्या था, अपने गेस्ट को घी सर्व किया था। तो अपर कास्ट से ये भी नहीं सहा गया कि ये लोअर व्यक्ति इतना अच्छा डिलीशियस फूड अपने गेस्ट को कैसे सर्व कर रहे हैं। आज भी आप देखिएगा हमारे देश में कई बार, आज भी 2022-23 का भी डेटा उठा के देख लोगे,
लोअर कास्ट के व्यक्ति बारात चढ़ा के ले जा रहे हैं अपर कास्ट के मोहल्ले से, इस बात के कम से कम 10-20 FIR होती है, विवाद हो जाता है। आज के भी हालात। तो हमारा जो आर्टिकल 17 है ये बोलता है अनटचेबिलिटी के बारे में कि कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और अनटचेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप छू के बता रहे हो मैंने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं किया। आप अगर उन लोगों को अपने से नीचा मानते हो, अपने से अलग मानते हो, तो भी आपने क्या प्रैक्टिस करी है? अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी है। तो आर्टिकल 17 हमारे देश का इसी अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। 17 ओके। इसको एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, फिर मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा बहुत गर्ल सेल जैसे भी पढ़ पा रहे हो। क्या कुछ समझ में आया? सुनिएगा, ये क्या बात कर रहा है कि भाई जब लोकसभा के सारे MPs इकट्ठे होते हैं, क्या कोई मिनिमम नंबर हो कि उससे कम आए हैं तो कार्रवाई नहीं होगी? होना चाहिए ना, पता चले 2 ही MP आए हैं, वही आपस में डिबेट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब हमारी क्लास में तो मजबूरी है, एक बच्चा भी आ गया पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि मन नहीं करता एक को पढ़ाने का, जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं इट्स गुड फॉर अ टीचर। तो लोकसभा में एक नंबर है, जितनी भी उसकी मेंबरशिप है, अगर उसके 110 से कम मेंबर हैं तो उस दिन सदन की कार्रवाई नहीं होगी। इसको कोरम बोलते हैं। तो कोरम कितना है? 110, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा को मिनिमम काम करने के लिए, राज्यों की विधानसभाओं को काम करने के लिए कम से कम कितने मेंबर उपस्थित होने चाहिए? 110। अगर उससे कम मेंबर उपस्थित हैं तो उस दिन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। इसको कोरम बोलते हैं। तो कितना हो गया? ये आंसर क्या हो गया इसका? बी, 110। नेक्स्ट आ जाओ। ये पहले भी 1-2 बार डिस्कस किया हुआ है, अगेन इन आपके PYQs में आया हुआ है। सुनिएगा, Which one of the following statement regarding uniform civil code provided under Article 44 of the Indian Constitution is not correct? सुनिएगा, इसमें 2-3 बात हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने जिक्र करा है आर्टिकल 44 का। हमारे देश का 44 कुछ बोलता है, किस बारे में बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है। तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। इसके बारे में इनमें से ये 4 बातें दी हुई हैं, और क्या पूछा गया है? कौन सी बात सही नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से 3 बातें सही हैं और 1 बात सही नहीं है। किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आप मानिए अब से लेके अगले 2024 के इलेक्शन तक ये बिग बैंग न्यूज में रहने वाला है। सुनिएगा ये है क्या। इससे पहले मोदी जी की एक स्टेटमेंट सुन लो, स्माइलिंग मोदी जी। PM मोदी कॉल्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मोदी जी ने क्या बोला? देश में क्या आना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये अभी की न्यूज़ है, बड़ी जल्दी की न्यूज़ है, जून 27, 2023 की, 3-4 महीने पहले की न्यूज़ है, जहाँ पे इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और इन्होंने बोला हाईलाइट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुस्लिम। इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने से किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। अगेन बड़ा सिंपल सा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है, उसका नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बहुत सारी चीजें 1950 में ही लागू करना चाहते थे। बहुत, मैं आपको 2 मिनट के शॉर्ट में समझा रहा हूँ है क्या। बहुत सारी चीजें वो लागू करना चाहते थे, बट उस समय की या तो सामाजिक कंडीशन या आर्थिक कंडीशन या राजनीतिक कंडीशन सही नहीं थी। समझ में आया? वो लागू करना चाहते थे बट सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कंडीशन सही नहीं थी। तो उन्होंने ये बोला कि ये सारी चीजें आने वाली सरकारों को लागू करनी होगी। तो हमारी जो सरकार है उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमारे संविधान के निर्माता छोड़ के गए हैं। वो किस चैप्टर में लिखी हुई हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उनमें से एक जिम्मेदारी आर्टिकल 44 में थी कि हमारे देश में, जब हम अपने देश को एक मॉडर्न देश बनाएंगे तो हमारे देश में हमारा धर्म कुछ भी हो, हम सबके सिविल लॉज एक जैसे होने चाहिए, शादी डाइवोर्स के लॉज एक जैसे होने चाहिए। यानी कि ये उन्होंने सोचा एक जैसे होने चाहिए, इसका ये मतलब है एक जैसे नहीं थे। तो आप आज देखते हो हमारे देश में मुस्लिम्स के डाइवोर्स और मैरिज के लॉज डिफरेंट हैं,
आज भी एक मुस्लिम मेल 4 शादियां कर सकता है, फीमेल 4 शादियां नहीं कर सकती। ट्रिपल तलाक अब तक था, लेकिन सरकार ने एक 2-3-4 साल पहले एक लॉ ला के ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया। अब आप इवन मुस्लिम में भी आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। पहले कॉन्सेप्ट था कि आपने अपनी वाइफ से बोल दिया तलाक तलाक तलाक, खत्म, मतलब वाइफ को बोलने का हक ही नहीं है कि मेरी बात तो सुन लो, ठीक है ना। वो मैसेज किसी और के लिए था, तुम पे गलती से चला गया, उससे पहले उसने तलाक 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 बोल दिया, तो तलाक 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 बोला, इतने में अब डाइवोर्स पक्का हो गया। फिर उसका एक सिस्टम है, अब आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी फिर अपनी सेम वाइफ से। मतलब सुबह तुम्हें रियलाइज हुआ कि रात मैंने 2 पैक लगा रखे थे, इसलिए तलाक 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 बोल दिया, अब आपको दोबारा शादी करनी पड़ेगी। मतलब मान के चलिए मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तलाक 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 को। अब और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये है कि आज जब हम एक मॉडर्न देश बना रहे हैं, तो क्या हमारे देश में धर्म के आधार पर शादी ब्याह के लॉ होने चाहिए, या हम सब के लिए एक मॉडर्न लॉजिकल सही लॉज होने चाहिए, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इस बारे में बात चल रही है। अब उस समय तो हम इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि जिन्ना ये बोलता था कि इस देश में इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इसलिए हम एक नया देश बना रहे हैं पाकिस्तान। अब बहुत सारे हमारे देश के ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने जिन्ना की इस थ्योरी को नकार दिया। उन्होंने बोला इस देश में इस्लाम खतरे में नहीं है, यही हमारी जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि है, इस देश को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। भाई तय तो ये हुआ था ना कि जो भी पाकिस्तान के हिंदू थे उनको यहाँ पे आना था और यहाँ के मुस्लिम्स को वहाँ पे जाना था, वॉलंटरी था। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स ने बोला कि नहीं, यही हमारी कर्मभूमि है, हमारे साथ तो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, हम तो इसी देश में रहेंगे। और क्या बढ़िया सोच थी। अब बात ये थी कि क्या उन लोगों के ऊपर तभी हम यूसीसी लगा देते, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की इतनी समझ नहीं थी, उन्हें नहीं पता था। तो अब ये यूसीसी वाला मुद्दा है, आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। हम क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इस डिमांड को अब करेंगे, कब करें, जब भी करें। बट बात यह है कि कभी भी हम यूसीसी लाए, हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को यूसीसी उन पे थोपे ना जबरदस्ती। बात समझ में आ रहा है? उन लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें, तब यूसीसी लेके आए, तब ये एक अच्छा यूसीसी होगा। ओके, तो अभी इलेक्शन आ रहा है, यूसीसी का मुद्दा दोबारा से गरमाया हुआ, ठीक है। समझ में आ गया यूसीसी क्या है? आर्टिकल। अब देखिए, आपको यहाँ पे 2-3 बातें पता होनी चाहिए। एक अच्छे बच्चे को जो तैयारी कर रहा है उसको सबसे पहले ये पता हो कि एक कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या? डीपीएसपी, ठीक है। इस डीपीएसपी के बारे में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बातें देख लेना। पहला आपको याद रखना है कि ये जो डीपीएसपी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किस देश से लिए हैं? ये लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड का आपने नाम सुना है, ब्रिटेन के पास है। दूसरा, ये हमारे देश के संविधान में लिख कहां पे रहे हैं? ये लिख रहे हैं हमारे देश के पार्ट 4 में लिख रहे हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हमारे देश के पार्ट 3 में, और वो लिए गए थे अमेरिका से। और ये हमारे देश के फंडामेंटल ड्यूटी किस में है? डीपीएसपी किस में है? पार्ट 4। किस आर्टिकल से हैं? 36 से लेके आपके 51 तक है। तो आपको पता होना चाहिए 36 से 51 तक हमारे देश में डीपीएसपी है, पार्ट 4 में है। और सुनिएगा, ये हमारे देश में गवर्नमेंट को ये काम करना है, इसमें सेंटर भी आएगी, स्टेट भी आएगी, लोकल भी आएगी। और सुनिए, ये सरकार पे बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है। समझ में आया? मोदी सरकार को ये आज ही करना है, ये कोई बाध्य नहीं है। आज करो, 5 साल के बाद करो, 20 साल के बाद करो, बट ये आपको करना है अल्टीमेटली। इसको हम क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। इसमें बहुत सारे प्रोविजन तुम सुनोगे तो अमेजिंग प्रोविजन है। इसी डीपीएसपी में हमारे देश में लिखा हुआ है कि सरकार को इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बैन करना है, और बिहार ने बैन कर दी अल्कोहल। वो बोल रही है जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत हो गया, हमारा एक मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हमें आज़ादी देता है अपनी लाइफ कैसे भी जीने की, कुछ भी खाने पीने की। तो तुमने अल्कोहल बंद करके मेरी लिबर्टी कर्टेल कर दी, तो चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया डीपीएसपी। और इसके बाद फिर हमने बात करी, हाँ 44 हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आप बताइए ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इन सारे चारों ऑप्शंस को पढ़ो, मैंने अच्छे से समझा दिया है, कोई भी एक लॉजिकल आंसर देने की कोशिश कर। सी मतलब चाटे ऐसे लगेंगे, पहले से पढ़ना, 10 मिनट से मैं अब बता रहा हूं और उल्टा ही है। इट इज अ फंडामेंटल राइट। क्या पूछा है? और इनकरेक्ट पूछा है ना, तो 1 इज करेक्ट। डीपीएसपी क्या मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार थोड़ी ना, ये क्या है? ये डीपीएसपी है। तो पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज अ फंडामेंटल राइट। ये भाई ये फंडामेंटल राइट है ही नहीं, फंडामेंटल राइट कुछ और चीज है।
दूसरा क्या है, ऐसा हो सकता है इसमें एक से ज्यादा इनकरेक्ट हो, मैं चेक कर रहा हूं, मिस्टेक हो सकती है, बट वन मेरे हिसाब से आंसर इज वन। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर इट फॉर सिटीजन थ्रू आउट दी। हाँ, हमारे देश की सरकारें ये चाहे कि मुझे पूरे देश में लागू करना है, सही बात है, सही बात है। तीसरी क्या बोल रहा है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। सुनिएगा इसका मतलब क्या है, क्या कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके बोल सकता है कि भैया हमारे राज्य में यूनिवर्सल सिविल कोड नहीं है, लागू करो? नहीं, कोर्ट इनको लागू नहीं करा सकता। लागू कौन करेगी? सरकार लागू करेगी। तो दूसरी बात भी सही है। जैसे सुनिएगा, अगर आपका शिक्षा का अधिकार है और आपको पता चला कि आपको नोएडा में शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो तुम कहां जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। क्या इनके लिए तुम कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट येट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट एज अ प्रिंसिपल। ठीक है ना, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। ये बोल रहा है कि भाई सरकार जब कुछ भी करती है, सरकार कोई भी नीति बनाती है, क्या सरकार इन सारी चीजों को ध्यान में रखती है? बिल्कुल ध्यान में रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मतलब इनकरेक्ट क्या है? ए। जो ये बोल रहा है ये मौलिक अधिकार है, भाई ये अधिकार नहीं है, ये सरकार के लिए क्या है? ड्यूटी है। मान के चलिए, देखो मैं एक सिंपल सी लाइन बताता हूं, फंडामेंटल ड्यूटी किसी भी देश के लिए ऐसे है जैसे आपके ग्रांडफादर ये बोल के गए हैं कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनेगी। समझ में आया ना? वो अपनी विश लिख के गए हैं कि बेटा हम तो डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन मेरे बेटे का बेटा डॉक्टर बनेगा। तो वो विश है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमारे लिए छोड़ के गए। वो ऐसा देश चाहते थे। समझ में आया? ठीक है। अब अगेन ये भी बड़ा अमेजिंग किस्सा है। समझ में आ रहा है? एसी चल रहा है, ठंड तो नहीं लग रही किसी को? हाँ, ये सिंबॉलिक है, मतलब कि एसी चल रहा है वैसे ठंडा नहीं करेगा और लगेगा कि हाँ भाई चल रहा है। जैसे तुम सारे लोग करते होगे ना, पढ़ते हो, सबको लग रहा है पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्लास में भी ऐसे आ रहे हो, घर वालों को लग रहा है पढ़ाई चल रही है, सच में नहीं चल रही है। तो ऐसा ही हमने एसी लगा रखा है कुछ बच्चों के लिए, है ना। आई गारंटी तुम में से सारे लोग दिल पे हाथ रखो, आधे लोग कम से कम तो ये इतना बोलेंगे कि हाँ सर नहीं चल रही है। ठीक है, आइए पहले तो मनी बिल क्या होता है। अब मनी बिल कुछ होता है, मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा। कहां से पास हो गया? लोकसभा से। कैन बी हेल्ड अप टू राज्यसभा फॉर हाउ मेनी वीक्स? फॉर हाउ मेनी वीक्स समझाऊंगा। पहले समझते हैं मनी बिल क्या है, फिर लोकसभा और राज्यसभा की पावर के बारे में समझते हैं, तब इस पॉइंट पे आएंगे। इस पर मैंने लोकसभा राज्यसभा की पावर, अच्छा चलो सुनो, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। मैं इसके साथ ही, चलो इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ ही ले रहा हूं। सुनिएगा, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में, संसदीय प्रणाली में एक ऐसा हाउस होना चाहिए जिसमें वो व्यक्ति जाते हैं जिन्हों को लोगों ने रिप्रेजेंट भेजा है, लोगों ने चुन के भेजा है। जैसे हमने गौतम बुद्ध नगर से चुन के भेजा है डॉक्टर महेश शर्मा को। डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर के चुने हुए एमपी हैं, तो वो पार्लियामेंट में जाके कहाँ के मुद्दों को हाईलाइट करेंगे? गौतम बुद्ध नगर के। तो संसदीय प्रणाली में हमारे देश में हमने दो संसदीय प्रणाली ली है जहाँ पे दो हमारे हाउस हो। एक हाउस का नाम है लोकसभा, दूसरे का राज्यसभा। पावरफुल हाउस कौन सा है? लोकसभा। लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति किस हाउस में जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं। अब आप सुनेंगे तो हमारे देश में क्या है, कुछ मुद्दों पे लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर पावर है, कुछ मुद्दों पे लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, कुछ मुद्दों पे राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। पहला मुद्दा है जॉइंट सेशन। आप मान के चलिए हमारे देश में, अब ये आराम से समझना 20 मिनट का डिस्कशन है, तभी 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और कम से कम 10 क्वेश्चनों के लिए 10 क्वेश्चनों के पॉइंट मैं यहां पे समझा रहा हूं। संसद का एक काम होता है बिल बनाना, देश के लिए कानून बनाना, लॉ बनाना। आज आप देखिए हमारे देश में बहुत सारे लॉज हैं, रोड पे कैसे चलना है उसके लिए भी लॉज हैं। किसने बनाए हैं? संसद ने बनाया। हमारे देश में अगर तुम एक क्राइम करोगे पनिशमेंट कितना मिलेगा, वो भी किसने बनाया? संसद ने बनाया। हर चीज के लिए लॉज है। तो जब एक लॉ बनने के प्रोसेस में होता है उसको बोलते हैं बिल। पास होके क्यों वो क्या बन जाता है? एक्ट। ओके, सो अब बिल नॉर्मली 3 कैटेगरी के होते हैं। एक बिल होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल का मतलब है, अब बताऊंगा क्या है होता है ऑर्डिनरी बिल। दूसरा होता है संविधान संशोधन बिल। आपने, हमारे देश का संविधान है जो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था,
क्या उस संविधान में हम कुछ फेरबदल कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितना फेरबदल करेंगे? हम उसके मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते, उसकी सोल को नहीं छेड़ सकते, बाकी चेंज कर सकते हैं। जैसे कल को ऐसा नहीं है कि कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री बोले कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे देश की क्या है? मूल वैल्यू है, आप नहीं कर सकते। तो कुछ आउटर कवरिंग को चेंज कर सकते हो, उसकी आत्मा को चेंज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल इलेक्शन है। इलेक्शन नहीं है तो काहे की डेमोक्रेसी? समझ में आया? कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, और इसमें क्या चेंज करोगे क्या नहीं चेंज करोगे कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो भी जुडिशरी बताएगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट बताएगा। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बता सकता है हाँ भाई इसको चेंज कर सकते हो, इसको नहीं चेंज करते। आइए इस डिबेट को थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। तो एक बिल जो संविधान को बदलने के लिए आता है उसको क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन बिल, ठीक है। दूसरा बिल पैसे के लेन देन से रिलेटेड आता है, इसे क्या बोलते हैं? मनी बिल। अब कोई बिल पैसे के लेन देन से भी रिलेटेड नहीं है, संविधान को भी संशोधन नहीं कर रहा, देश के आम कानून की तरह है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिल। सुनिएगा, तो सबसे पहले जॉइंट सेशन। अब मान लीजिए कोई बिल इन दोनों हाउस से पास नहीं होके दे रहा है, तो हम दोनों हाउस के मेंबर को एक साथ बुला लेते हैं। वो किसके केस में पॉसिबल होता है? सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में। तो पहला क्वेश्चन यहां पे ही बनता है कि जॉइंट सेशन, संयुक्त सेशन पार्लियामेंट का किस केस में हो सकता है? सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में। और उसमें भी कब होगा? जब डेडलॉक हो गया हो। डेडलॉक देखो कैसे होता है, इसको समझिएगा। मान लीजिए इधर वाली लाइन लोकसभा है या राज्यसभा है, आपने एक बिल पास कर दिया, अब वो किस में जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही, 6 महीने हो गए, तो वो क्या हो गया? डेडलॉक हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही ना। दूसरा केस ये हो सकता है कि लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसमें 4 चीजें जोड़ दी या 4 चीजें घटा दी, और जो 4 चीजें जोड़ी या घटाई वो किसको पसंद नहीं आ रही है? लोकसभा को पसंद नहीं आ रही है, तो ये डेडलॉक हो गया। तो ऐसे 2-3 केस और हैं। अगर किसी ऑर्डिनरी बिल के केस में डेडलॉक हो जाता है तो क्या बुलाया जा सकता है? जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब जॉइंट सेशन में एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है भाई, लोकसभा में कोई बिल होगा तो स्पीकर हेड करेगा, राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन हेड करेगा। जब दोनों सदनों के आप लोगों को बुला रहे हो तो हेड कौन करेगा? स्पीकर हेड करता है। यानी कि जॉइंट सेशन के भी केस में, जॉइंट सेशन के भी केस में किसकी पावर ज्यादा है? लोकसभा, क्योंकि जॉइंट सेशन लोकसभा के रूल से चलता है, लोकसभा का स्पीकर बैठा होता है। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूं, लोकसभा के पास स्पेशल पावर किसमें है? जॉइंट सेशन में है। दूसरी किसमें है? मनी बिल में। अब बताता हूं, अगर कोई भी बिल पैसे के लेन देन से रिलेटेड है तो वो बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पास होगा। राज्यसभा पास करे या ना करे उसका कोई महत्व नहीं है। किसका महत्व है? सिर्फ लोकसभा का। बात भी ठीक है ना। एक चीज बताओ, प्रेजेंट डे में जो सरकार बनी है मोदी सरकार की, उनके पास मेजोरिटी कहां से है? लोकसभा से है। तो पैसे खर्च करने की पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? सिर्फ लोकसभा में। अदरवाइज क्या होगा? अगर तुम पैसे खर्च करने की पावर राज्यसभा में दे दोगे तो मोदी जी बोलेंगे कि भाई मैं डैम बनाना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी उसको पास नहीं होने दे रही, अपोजिशन पास नहीं होने दे रही। तो मोदी जी 5 साल के बाद इलेक्शन में आके क्या बोलेंगे? अपोजिशन ने करने ही नहीं दिया। तो ये सिस्टम सही थोड़ी ना है। तो इसलिए जिस हाउस के पास सरकार बनाने की पावर होती है उसी हाउस के पास पैसे खर्च करने की पावर होती है। और पैसे खर्च करने के लिए कौन सा बिल पास होता है? मनी बिल पास होता है। समझ में आया? तो मनी बिल सिर्फ कहां पे पास होगा? लोकसभा में। दूसरी लोकसभा की स्पेशल पावर जॉइंट सेशन। तीसरी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अगर आप किसी सरकार को गिराने के लिए कोई बिल लाते हो तो उस बिल को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। आज की डेट में अगर मान लीजिए राहुल गांधी अभी लेके आए थे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी अभी लेके आए थे, वो पास नहीं हुआ। और यहाँ पे मोदी जी ने एक हंसी लेते हुए सरकाज में बोल दिया कि आप इसी तरीके से 2028 में भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना। मतलब ये बता रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन होंगे और हम ही पावर में आएंगे और आप फिर भी क्या लेके आना? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना। तो जब आप सरकार को गिराने के लिए जो प्रस्ताव लेके आते हैं उस प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, अगर किसी सरकार के मान लीजिए एमपी उसके पास है या नहीं उस पर शक हो रहा हो तो सरकार क्या पास कर सकती है? कॉन्फिडेंस मोशन। उसको गिराने के लिए अपोजिशन क्या पास करेगी? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है या उड़ गए कहीं पे? आ रहा है? अगर मैं पूछूं तो बता सकते हो? ठीक है, दोबारा से एक बार मैं रिपीट करा दूंगा तो सुनिएगा। लोकसभा के पास क्या स्पेशल पावर है? जॉइंट सेशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, और तीसरा क्या है? मनी बिल। मनी बिल सिर्फ कहां से पास होगा? लोकसभा से। अब आ जाइए, राज्यसभा के पास स्पेशल पावर क्या है?
अगर आपको कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है तो वो पावर किसके पास है? सिर्फ राज्यसभा के पास है। नई ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है, अभी देखिए आज हमारे देश में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विस। अगर हमें कोई चौथी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो प्रस्ताव कहाँ से पास होगा? राज्यसभा से। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हुई है। अब हमारे देश में एक चौथी नई ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो रही है, इंडियन जुडिशियल सर्विस। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने 2019 में एक स्टेटमेंट बोली थी, टाइम हैज कम फॉर क्रिएटिंग अ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। बट ये सरकार तब तक नहीं कर पाएगी जब तक उसके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होगी। तो समझ में आया? तो राज्यसभा के पास किसमें पावर है? ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने में। ठीक है, ये लोकसभा की स्पेशल पावर है तीनों। समझ में आ गया? अब आप देखिए, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक ऐसी स्थिति आप मानिए जहां पे सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और उसे एक ऑर्डिनरी बिल पास करना है। ऑर्डिनरी बिल में दोनों के पास इक्वल पावर होती है, अपोजिशन उसको पास नहीं करने दे रही है, तो क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है कि वो उस ऑर्डिनरी बिल में कुछ मनी बिल के फीचर डाल दे और उसको क्या बोल दे, कैसा बिल है? मनी बिल है। समझ में आया? अल्टीमेट मतलब ये वो है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बोलते हैं कि उस लेजिस्लेशन का कलर कुछ और था, तुमने बाहर से कलर कुछ और कर दिया। ऐसा हो सकता है? कर सकती है? नहीं कर सकती है सरकार? तुम भी करते होगे ना, गोल मारना है तो किसी पढ़ाकू दोस्त को ग्रुप स्टडी के नाम पे जा रहे हो, ठीक है ना, तो 5-10% ग्रुप स्टडी करोगे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ और है। होगा ऐसा? सब लोग करते हैं। तो सुनिएगा, 2018 में बीजेपी के पास राज्यसभा में पावर नहीं थी, तो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगे कि उन्होंने जो आधार बिल लेके आया वो एक ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए था। ये एलिगेशन थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एलिगेशन ये थे कि आधार बिल ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको क्या बता के पास करा? मनी बिल बता के पास कर दिया। अब यहाँ पे सुनिएगा, न्यूज़पेपर कटिंग है। पहले तो इस न्यूज़पेपर कटिंग को सुनो, ये कब की? 2019 की न्यूज़ होगी आई गेस। सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिन आधार एज मनी बिल। सुप्रीम कोर्ट दोबारा से चेक करेगा कि वो जो आधार बिल है वो क्या है? मनी बिल। रेफर इश्यूज टू अ लार्जर बेंच। अब उसने वो लार्जर बेंच को भेज दिया। देखिएगा, ए 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, हैज डाउटेड द करेक्टनेस ऑफ आधार जजमेंट। एक आधार जजमेंट आई थी स्टेटिंग दैट द आधार एक्ट कुड नॉट हैव बीन पास्ड एज अ मनी बिल। बात समझ में आया? आधार बिल कैसे नहीं पास होना चाहिए था? एज अ मनी बिल। ठीक है, क्या था क्या नहीं था वो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, हमें समझना। अब यहाँ पे सुनिएगा, एक हमारे उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के वही थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने देखा क्या कमेंट मारा। उन्होंने बोला था कि पासिंग आधार लॉ एज मनी बिल इज अ फ्रॉड। पासिंग आधार लॉ एज अ मनी बिल इज अ फ्रॉड, क्योंकि जब आपने उसको मनी बिल करके पास कर दिया तो सिर्फ कहां से पास होगा? लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं। यानी कि जो बिल तुम पे पास नहीं हो रहा था, जब तक राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं आती, तुमने लोकसभा में उसको मनी बिल बना के क्या करा दिया? पास करा दिया। ये एलिगेशन थे। अब ये समझ में आया? सारा क्लियर है? अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इसे देखो, हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर है? अब उस वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहां पे सुनिएगा, एक मनी बिल को क्या करते हैं हम? लोकसभा में ही पास होता है वो, राज्यसभा पास करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्यसभा उसको डिस्कस कर सकती है, डिस्कस कर सकती है, सुझाव दे सकती है। डिस्कस करने के लिए, सुझाव देने के लिए हमने उसको 14 दिन का समय दिया हुआ है। अच्छा, क्या राज्यसभा अगर इस टैक्टिक को ले ले कि ठीक है हम सुझाव देंगे लेकिन दे ही नहीं रहे 6 महीने तक, तो सरकार का बिल तो अटका दिया ना। तो बात यह है कि राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया हुआ है, 14 दिन के अंदर में सुझाव दे दो, नहीं तो उसको पास मान लिया जाएगा। तो अगर कोई मनी बिल लोकसभा में से राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा उसको मैक्सिमम कितने समय तक डिले कर सकती है? 2 वीक। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब सुनिएगा नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? 2 मिनट का, 1 मिनट का रेस्ट ले रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछो।
बेटा गेट लगा दिए वो। ये वाली इस वाली सीरीज में है ना 75 17 18 क्वेश्चन शायद आ जाए, तो 90 100 के आसपास हो गए। ये वाले अगर मैं पूरे कर दिया ना, मैंने मान लो 1500 क्वेश्चन का टारगेट है, 1500 क्वेश्चन अगर ये हो गए ना तो इट्स लाइक कि तुम्हारा 80-90% कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं 80-90% यू कैन हिट। फैक्ट्स को हटा के, कुछ फैक्ट्स को हटा के, अंडरस्टैंडिंग वाले तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तो 100 ही हुए हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। करें आगे, ठीक है, ओके। अभी समझा रहा हूँ, सारा समझाऊंगा। अच्छा, आंसर दे दिया। अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इफ सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय। इसमें सर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। इसका आंसर है 1 2 3। अब सुनिएगा, मैं समझाता हूँ यह क्या। बेटा वायलेंट मत हो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सुनिएगा, आर्टिकल 352 में हम इमरजेंसी लगा सकते हैं देश में, ठीक है। इमरजेंसी जब भी किसी के सामने, देश के सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, नॉर्मल सिचुएशन में आप डील नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए ना, ये तो हम तो वॉर की बात कर रहे हैं। जब हमारे देश में एक पेंडेमिक आ गई तब हम नॉर्मल सिचुएशन में डील नहीं कर पाए, हमने लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया कि बाहर नहीं निकलना है। तो अगर एक वॉर ही छिड़ जाए तो हमें बहुत सारे मेजर लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। लोग डरे ना, पता चल रहा है वॉर हो गई, हमारी आर्मी को वहां पे जाना है, लोगों ने रोड ब्लॉक कर दी। समझ में आ रहा है, लोग डरा डरा के अजीब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आर्टिकल 352 आपको बोलता है आप देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी में ये मानिए कि सरकार एक पूरी पावर में आ जाती है, लोगों के जितने भी अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे आज हमारा क्या अधिकार है? मैं इस देश में कहीं भी जा सकता हूँ, अभी मेरा मन करे अभी निकल के जम्मू एंड कश्मीर चला जाऊँ, पैसे हैं तो, ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हो। इमरजेंसी में सरकार मना कर देगी कि भाई परी चौक से इधर भी मत आ जाना, वापस जाओ। सरकार आपको एक लोकेशन में बाइंड कर सकती है, ठीक है। आज मेरे पास ये अधिकार है कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर दूं, दुनिया में जो भी हो रहा है, देश में जो भी हो रहा है मुझे पता चले। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सरकार ये आपके सूचना के अधिकार को भी सस्पेंड कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारा देश के साथ लड़ाई हो गई हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक शेयर ना करना चाहें, देश में पैनिक ना हो जाए। समझ में आ रहा है? हो सकता है ऐसा। एक हमारे पास अधिकार होता है असेंबली, लोगों को इकट्ठे करने का अधिकार। आप देखते हैं ना, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब मन करे अपनी मर्जी से कि कल को परी चौक जाम, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर परमिशन लेनी होगी, सरकार बोलेगी कि इस ग्राउंड में आके बैठ के पीसफुली प्रोटेस्ट करो विदाउट वेपन के साथ। लेकिन अगर देश में इमरजेंसी के हालात है तो ये भी आपका आधार छीना जा सकता है, आपका अधिकार छीना जा सकता है। तो आपने देखा है कि लगभग सरकार आपको पूरी तरीके से रेगुलेट करती है। आपको कहाँ जाना है, भीड़ में इकट्ठा होना है नहीं होना है, आपको क्या सूचना मिल रही है, सब सरकार कंट्रोल कर लेती है। और ये जरूरी भी है किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 352 में सरकार किस बेसिस पे इस इमरजेंसी को लगा सकती है? एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का ये बच्चों पीपीटी सारी मिल जाएंगी, ग्रुप में पिछली वाली भी शेयर थी, ये सारी मिल जाएंगी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चिल मार के यहाँ पे समझो, जो भी बच्चे हैं जो ऐड नहीं हुए हैं आप ऐड हो जाओगे, जो भी यहाँ का है। पिछली वाला एक लेक्चर था, मिल गई थी ना वो सबको, ठीक है। ये सारी आपको मिलेंगी। और जो भी मैंने घर जाके इनको 2-3 बार पढ़ना। कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई है और वो नहीं मिल रही है, जब तक ये सारी सीरीज खत्म होगी सब तुम्हें टिप्स पे रट जाएगा। भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझ लेना अच्छे से। देखिए, तो एक्सटर्नल है पहला, मतलब बात यह है कि हमारे देश में तो सब कुछ सही चल रहा है, दिक्कत कहाँ है? एक्सटर्नल है, बाहर दिक्कत है। या तो वॉर हो गई है, लड़ाई हो गई है, हमारे पड़ोसी देश ने किसी ने हम पे अटैक कर दिया है। या ऐसा हो सकता है एक्चुअली वॉर नहीं हुई है बट देयर इज अ थ्रेट ऑफ वॉर। थ्रेट ऑफ वॉर समझ में आ रहा है? लड़ाई होने की आशंका है कि भैया कोई हम पे अटैक ना कर दे, हम पे अटैक हुआ नहीं है बट देयर इज अ थ्रेट कि कोई हम पे अटैक ना कर दे। थ्रेट ऑफ वॉर के केस में भी हमें कुछ इंटेलिजेंस मिलती है कि एक एनिमी देश, हमारा पड़ोसी देश सारे टैंकों को लेकर बॉर्डर पे आ रहा है, तो भी आप क्या लगा सकते हो? इमरजेंसी लगा सकते हो। ये हो गया देश के बाहर की बात। अब आते हैं देश के अंदर की बात, इंटरनल।
तो इंटरनल हमारे देश में पहले संविधान में, जब ओरिजिनल संविधान का एक शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक रूप से अगर हमारे देश में डिस्टर्बेंस है तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब आप देखोगे ना, इस आंतरिक डिस्टर्बेंस का तो मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या इसको पॉलिटिशियन मिसयूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, पहली बार इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, और बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार है, इंदिरा गांधी जी ने कैसे इमरजेंसी लगाई 25 जून 1975 को, वो अपने आप में एक इतिहास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कभी। ये देखिएगा, ये रहा इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, तो ये उस टाइम की न्यूज़पेपर की कटिंग है, अगले दिन की ये कटिंग है। ये आपका जून 26 1975 अगले दिन की कटिंग है। यहां पे आप देखोगे इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, मोरारजी देसाई, आडवाणी और कोई होंगे वाजपेयी, सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो इमरजेंसी में पहले अपोजिशन के जो भी बड़े बड़े लीडर थे उनको अरेस्ट करके डाल दिया गया। तो देखिए, पावर का मिसयूज, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार पावर का मिसयूज कर रही है ना, बोल रहे हैं ना, ईडी वगैरह इन सबको कर रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि पावर का मिसयूज इस देश के लिए कोई नई कहानी नहीं है। जो भी लोग सत्ता में रहे, सब लोगों ने कहीं ना कहीं पावर को मिसयूज किया। यहाँ पे देखिए, अपोजिशन के आपने आधे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, सारे लीडर्स को भर के आपने जेल में डाल दिया। तो सही बात नहीं है, लेकिन ऐसा पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। तो ये हुआ, इमरजेंसी लगाई। अब ये इंदिरा गांधी ने क्यों इमरजेंसी लगाई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कभी उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। अब सुनिएगा, तो जब यहाँ पे मोरारजी देसाई जो हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद जय जवान जय किसान, सुभाष चंद्र बोस। मतलब कहां से पढ़ के आ रहे हो बेटा जी के, वो तो कभी बने ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे कंटेंडर थे, बन नहीं पाए। दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। तीसरे इंदिरा गांधी, और चौथे मोरारजी देसाई। तो ये जब आए, इनकी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया, 44वां। आज 100 से ज्यादा हो चुके हैं। किस साल में किया? 1978 में। इसमें इन्होंने, बेटा बातें नहीं, इसमें इन्होंने 2-3 चेंजेस किए। सीट चेंज करा दूंगा मैं, साइलेंस बिल्कुल मेंटेन करनी है, डाउट पूछे बस। पहला इन्होंने ये बोला, इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे चेंज कर दिया? आर्म्ड रिबेलियन। आपके देश में बगावत होनी चाहिए। बगावत का मतलब क्या है? सबसे पहले, जब आप इस देश के संस्था को ही मानने से इनकार कर दें, उसको बोलते हैं बगावत। बगावत का मतलब है आप ही बोल दो कि काहे का भारत, कहां का भारत, हम तो अलग देश बनाएंगे, दैट इज बगावत। और बगावत भी किसके साथ? हथियारों के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम खाली 4 लोग घूम रहे हो और बगावत कर दी, नहीं, वो क्रेडिबल इतना थ्रेट नहीं है। हथियार लेके अगर कुछ लोग बगावत कर देते हैं देश के खिलाफ, तो क्या लग सकती है? इमरजेंसी लग सकती है। पहला इन्होंने बदलाव ये किया। दूसरा इन्होंने बदलाव ये किया, अब इमरजेंसी तभी लगेगी जब रिटन में लिख के देना है। किसको लिख के देना है? एक तो प्रधानमंत्री को, और दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर को। याद रखिए, जो कैबिनेट शब्द है ना, इससे पहले हमारे संविधान में भी नहीं था। ये कैबिनेट शब्द हमारे संविधान में आया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इन्होंने बोला कि भाई इमरजेंसी लगाना सिर्फ एक प्रधानमंत्री के हद की बात नहीं, प्रधानमंत्री और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन सबको साइन करने होंगे, तब जाके इमरजेंसी लगेगी। यानी कि आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री चाहें तो अकेले वो इमरजेंसी नहीं लगा सकते, उनको अपने 12-15 जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको साइन करना पड़ेगा, ये रिटन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तभी क्या लगेगी? इमरजेंसी। और ग्राउंड भी क्या होगा? आर्म्ड रिबेलियन। ये दोनों तीनों चेंजेस कब किए हमने? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये थे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री। तो बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका आंसर शायद आपको मिल गया है। क्लियर है? ठीक। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? सुनिएगा, गार्जियन, पेरेंट्स। अभी आपके गार्जियन, पेरेंट्स, प्रोटेक्टर है ना वो आपके, है ना? कुछ भी दिक्कत होगी पहले मम्मी पापा, नॉर्मली भाई बहन जो भी हैं, यार दोस्त, ये सारे गारंटर। इसी तरीके से हमारे देश में लोगों को जितने भी मौलिक अधिकार मिले हैं, अगर उनका कोई भी मौलिक अधिकार उनसे छीना जाता है तो उसका गार्जियन कौन है, गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। जुडिशरी जनरल है, सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर है। आपका कोई भी, आपसे बोला गया आपके पास बोलने की आज़ादी है, आपके पास घूमने फिरने की आज़ादी है। अब जैसे तुम परी चौक पास करो, पुलिस वाले मना कर दे कि नहीं भी तुम्हें नोएडा नहीं जाने दूंगा, तो तुम कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, कि मेरे जाने को रोका
गया। ठीक है, तो यहाँ पे सुनिएगा, तो यहाँ पे ये तो समझ में ही आ गया, ये पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे आपको पता चलेगा आर्टिकल 32 हमारे देश के लोगों को पावर देता है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 यूज करके आप डायरेक्टली कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए हमारे देश में इवन एक मर्डर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से पहले केस नहीं पहुंचता है। ऑन एन एवरेज हमारे देश में 10-12 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लग जाते हैं केस को सॉल्व होने में, 5-6 साल हाई कोर्ट में लग जाते हैं, और ये तो एवरेज है, बहुत सारे केस में तो और ज्यादा लग जाते हैं। तो आप मान के चलिए आमतौर पर 15 से 20 साल आपको लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में किसी एक केस में। लेकिन अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये राइट इतना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने इसको बोल दिया कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो अनदर स्टेटमेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एज पर B.R. अम्बेडकर विच आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो विच आर्टिकल, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा इन्होंने, ये बहुत कंट्रोवर्सी में था, 2020 का वो था न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये उस टाइम के हमारे CGI थे, उन्होंने आर्टिकल 32 के बारे में कुछ बोल दिया कि हमें ज़्यादा, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला, देखिएगा CGI ही वांट्स टू डिस्करेज आर्टिकल 32 पिटिशंस, मतलब ये वो एसेंस ये था कि आर्टिकल 32 से ज़्यादा पिटिशन सुनाए। तो उसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, आर्टिकल 32 तो हमारे राइट्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, गारंटर है। तो जो भी ये स्टेटमेंट है ये पढ़ सकते हो आप, था। ओके, ये वाला हो गया, हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, हमने पढ़ ही लिया है, कौन करेगा, ये सारे फैक्ट हो गए हैं। अच्छा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग लाके क्या थोड़ी और चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है। आई विल ट्राई कि आपको एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज्ञान हो कि देश में क्या चल रहा है और कैसे उसको थ्योरी से कनेक्ट किया जाए, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जल्दी भूलोगे नहीं, फायदा ये होगा। ओके, अब ये अगेन एक लंबा क्वेश्चन है, पढ़ो चलो, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखता हूँ कितना डिटेल में बताऊँगा, टाइम देख के बताऊँगा, जितना टाइम बच रहा है, 7-2 हो गए, 15 मिनट में छोड़ना है। चलो पढ़िए पहले इसको। इसको शॉर्ट ही करके बताऊंगा, अदरवाइज यही पूरा आधा घंटा ले जा सकता है, इतना इसमें कंटेंट है। ओके, हमारे देश में आप देखिएगा ये संविधान असेंबली है, जब हम पहली बार संविधान बनाने बैठे थे, इसको हम क्या बोलते हैं, संविधान असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारे देश को आज़ादी पहले मिली थी या संविधान बनाने वाली असेंबली में हमने संविधान पहले बनाना स्टार्ट कर दिया था, संविधान पहले हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा सुनिएगा, ये हालांकि मुझे लग रहा है मैंने प्रीवियस में एक बार इन सारों को मैंने डिस्कस किया है, बट कभी और करूँगा, ठीक है। ये सारे वो ऑफर है जो अंग्रेजों ने हमें दिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कि आप हमारी बातें मान लीजिए और आप ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें हमें सपोर्ट कीजिए। सबसे पहला ऑफर 1940 में उन्होंने हमें दिया, अगस्त ऑफर सबसे पहला ऑफर था। ओके, डिटेल में शायद हमने पढ़ा भी है। अच्छा मेरी, ओके, तो पहला उन्होंने ऑफर कब दिया, 1940 में। तो 1940 ये था जब तो वॉर स्टार्ट हुई थी। हमें ये ऑफर पसंद नहीं आया, और जब हमें ऑफर पसंद नहीं आया हमने इसके अगेंस्ट में क्या किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया। इसके बाद फिर ये लेके आए क्रिप्स मिशन, ये भी हमें पसंद नहीं आया, 1942 में ये लेके आए, और 1942 में इसके बाद फिर गांधी जी ने लॉन्च कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसका स्लोगन था डू और डाई, डू और डाई। मैं डू और डाई का कम से कम कल ही मैं पढ़ रहा था, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, पूरा गांधी जी की जो ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन थी, लगभग वो मान के चलो 5-6 हज़ार वर्ड का पूरा डॉक्यूमेंट था। गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने ऐसे नहीं बोल दिया आए करो और मरो और चले गए, ऐसे नहीं था। गांधी ने जस्टिफाई किया, समझाया कि मैं ऐसा क्यों आ पाया, करो या मरो मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरा वो था। इसके बाद फिर 1945 में आई गेस या 44 में ये वेवल्स प्लान लेके आ गए जो फेल हो गया, और उसके बाद में तो 1945 में वर्ल्ड वॉर ही खत्म हो गई। अमेरिका ने जापान पे 2 बॉम्ब डाल दिए, अब नया डॉन था अमेरिका।
अमेरिका ने बोला कि भाई अब ये कॉलोनाइजेशन बंद करो, सारे देशों को आज़ादी दो और सीधा अपने यूके पहुंचो, ज़्यादा एक कॉलोनाइजेशन चलाने की अब ज़रूरत नहीं है। दूसरी सुपर पावर थी रशिया, उसने भी यही बोला। तो 1946 में ब्रिटिशर्स हमें एक ऑफर देते हैं कैबिनेट मिशन, और याद रखिए जितने भी ऑफर थे उन सब में सबसे ज्यादा यूनिक था। उन सब में सबसे ज्यादा यूनिक कैसे था? आज तक अंग्रेजों ने जितने भी ऑफर दिए, चाहे आप कैबिनेट मिशन देख लो, जितने भी ऑफर दिए, सारे ऑफर में उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्रिएट करने की बात करी। पहली बार कैबिनेट मिशन में ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिएट नहीं करेंगे। यानी कि जो पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो हमारी असेंबली बैठी 9 दिसंबर 1946 को, वो यूनाइटेड इंडिया की बैठी थी। समझ में आया? उसमें पाकिस्तान की तरफ के भी मेंबर थे और हमारी तरफ के भी मेंबर थे। पाकिस्तान ऑफिशियली जो आज पाकिस्तान है उसको अंग्रेजों ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। और इसके बाद अब जिन्ना को लगा, देखिए जिन्ना को क्या लगा कि पहले अंग्रेज प्रॉमिस करते थे कि पाकिस्तान बना के देंगे, अब तो अंग्रेजों ने भी मना कर दिया, कांग्रेस पार्टी भी पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो अब मैं कैसे पाकिस्तान को बनाऊं? तो जिन्ना ने, आप देखोगे इसी दौरान अपने लोगों से बोला डायरेक्ट एक्शन। अगर आपको पाकिस्तान बनाना है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है जाइए और वायलेंस कीजिए। और जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन की अपील के बाद आप सभी लोगों को जान के हैरानी होगी, अगले 5-6 दिन में 10,000 के आसपास लोगों की हत्या हो गई। कैसे? कॉम्युनल वायलेंस। ठीक है, मुस्लिम्स हिंदुओं को मार रहे हैं, फिर पता चला कि जिन हिंदुओं के लोग मरे उन्होंने मुस्लिम्स पे अटैक कर दिया, तो बहुत सारे इनोसेंट लोगों की डेथ हुई। बाद में फिर हमारी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि ठीक है हम बनने देते हैं। तो आपको ये समझ में आया, जो पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी कब बैठी? 9 दिसंबर 1946। किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे? कैबिनेट मिशन। ईयर कौन सा था? 1946। और ये किसकी थी? यूनाइटेड इंडिया की थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला मैंने पहले समझा रखा है, कभी मैं और समझाऊंगा इसको। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर किस फाइनेंशियल ईयर, किस 5 ईयर प्लान में वो नेगेटिव था? थर्ड 5 ईयर प्लान में नेगेटिव था। ठीक है, बताऊंगा मैं इसको। थर्ड 5 ईयर प्लान हमारे देश का बड़ा सिग्निफिकेंट 5 ईयर प्लान था। आप सोच के चलिए, किसी देश के सामने जितने भी चैलेंजेस आ सकते हैं वो चैलेंजेस थे 5-6 साल में। इमेजिन करो, अगर आप लोगों को अभी लग रहा है कि हमने कोविड देख लिया, दुनिया में बहुत कुछ देख लिया, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कोविड के, मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के तो 2-3 साल वो लाइफ के ऐसे हैं उन्हें पता भी नहीं चला, उम्र बढ़ गई है ना। अभी लग रहा है कि अभी 19 में मेरी एज ही क्या थी, 20 में, और 2-3 साल ऐसे ही गायब हो गए, ऐड हो गए। तो आप देखिए 1962 चाइना हम पे अटैक करता है, 1965 पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर होती है, 3 सालों में 2 बड़ी वॉर। इसके बाद में 1964 शास्त्री जी की डेथ, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू की डेथ। 5-6 सालों में 2 लड़ाइयाँ लड़ी, 2 देश के पॉपुलर प्रधानमंत्री थे वो नहीं रहे। इसके बाद देश में भुखमरी के हालात, देश में भुखमरी के हालात ऐसे कि लोगों के पास 2 टाइम खाना खाने के लिए नहीं है, खाना खाने के लिए लोगों के पास वीट नहीं है। प्रधानमंत्री आके लोगों से अपील कर रहा है कि 1 टाइम खाना खाना है, ये देखेगा। और उस समय के लोग भी ऐसे थे जो मान लेते थे। आज की डेट में तो प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि स्वच्छ भारत कर लो, सफाई मेंटेन करो, तो लोग तब हंसते हैं। ठीक है ना, उस समय प्रधानमंत्री ये बोल रहा है रोटी नहीं खाना, लोग बात मानते थे। और फाइनली फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया, इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया, MSP आया, ये सारा का सारा इन्हीं 5-6 सालों का डेवलपमेंट है। तो आप देखोगे हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ नेगेटिव किस प्लान में था? थर्ड 5 ईयर प्लान में था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि सारा बढ़िया सबको समझ में आया होगा। नाउ यू हैव 4-5 मिनट, 5 मिनट है, आराम से एक बार रिवाइज करो, देखो, ये अभी आपको शेयर होके मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी डाउट, कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क। ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पे ही हूँ, कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क। लिखते हो? कुछ नहीं लिखा? चलो, ये अभी PPT आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में।